Good morning, students. Class 9th, subject Social Science, and in this class, we are continuing our chapter of Economy, People as Resources. आज हमें बात करना है अबाउट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे जज की जा सकती है, उन पैरामीटर्स को हमें देखना है. सबसे पहले हमारा पैरामीटर क्या, एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नेशनल इकोनॉमी. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. जितने स्किल्ड और जितने एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, पीपल होते हैं, उतने ही ज़्यादा वहाँ पर इनकम होती है, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा आपको टैक्सेशन मिलेगा और नेशनल इनकम में भी हेल्प होगी. एग्जाम्पल हमने जापान का देखा था, क्योंकि वहाँ पर नेशनल इनकम काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू दी एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रॉ मटेरियल आपके पास तो है नहीं, है ना. हमें देखना है कि लेवल ऑफ एजुकेशन हमने कैसे डिवाइड कर रखा है. ये इंडिया के रेस्पेक्ट में ही लिखा है. फर्स्ट हमारा है प्राइमरी और एलिमेंट्री, या फिर इसको मिडिल एजुकेशन भी कहा जाता है. आप ऐसा समझना, जब कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, तो स्टार्टिंग जो उसका एजुकेशन होता है उसी को प्राइमरी एजुकेशन कहा जा रहा है. यहाँ पे ये मेनली डिसाइड करता है द रेट ऑफ लिटरेसी. लिटरेसी की डेफिनेशन हमने बताई थी. 7 साल से ऊपर का कोई भी आदमी अगर अपना नाम या फिर कुछ भी लिख सकता है और उसको पढ़ सकता है तो उसको क्या कहा जाएगा, लिटरेट. और ऑब्वियसली अगर हम 7 साल से बड़े की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा एजुकेशन मैटर करेगा, उसका प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. ये जो प्राइमरी स्कूल से निकल कर जब सीनियर या सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी में जाया जाता है, उस एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, जिसमें 10th या फिर 12th तक का जो नॉलेज है वो काउंट होता है. और जनरली हम जब 10th में या फिर 12th में जाते हैं तब हमारी एज या तो 14 के आसपास होती है या फिर 18 के आसपास, जब हम 12th पास कर लेते हैं. ठीक है. इसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा, कॉलेज में जाएगा. तो कॉलेज में कौन कौन से नॉर्म्स आते हैं, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट. अंडर ग्रेजुएट वो डिग्री होती है जिसे हम बैचलर के नाम से जानते हैं, बी लगाया जाता है ना आगे, जैसे BA BCom वो सब. और पोस्ट ग्रेजुएट होता है मास्टर्स डिग्री, जिसमें MCom हो गया या फिर MBA हो गया, MA होता है, MTech BTech के सब. BTech तो खैर अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा. ठीक है. तो मास्टर डिग्री किस में काउंट की जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट में. ठीक है. और अंडर ग्रेजुएट में काउंट की जाएगी आपकी बैचलर्स डिग्री. ठीक है. इस एजुकेशन में जो भी 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट हैं वो काउंट किया जाता है. साथ ही में इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होती है डिफरेंट फील्ड को स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है. जिसको आर्ट्स में जाना है वो आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स में कॉमर्स वाले ले सकते हैं, और अलग अलग फील्ड आपके लिए हो जाती है ओपन. इसके बाद अगर आप हायर स्टडी के लिए जाते हो, फिर टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाते हो, तो इसमें जो PhD की जाती है वो सारे नॉर्म्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. ठीक है. जिसमें स्किल मैटर करती है. ठीक है. आपको जिसमें डेटा भी देख सकते हो, ये लिटरेसी रेट का डेटा है ऑफ इंडिया, जिसमें आप देख सकते हो 1951 से लेकर के 2011 तक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारी आ चुकी है. लास्ट जो डेटा अवेलेबल है वो 2011 का ही है, क्योंकि इसके बाद सेंसेक्स कभी हुआ नहीं. अभी होना था लेकिन अभी ड्यू टू कोविड नहीं हो रहा है. मेनली आपको इसके अंदर ध्यान रखना है जो ये वाला डेटा है, जिसमें फर्स्ट आपको लिखा है दैट इंडियन लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951. मतलब 18% थी 1951 में जब फर्स्ट कंसेस हुआ था तब, लेकिन आज कितनी है, 74%. ध्यान रखना, ये मेल फीमेल अलग नहीं करके लिखी हुई है, ये एक जनरल वे में आपको बात कर रहा है कि आज कितनी लिटरेसी रेट है, 74%. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ 100 में से 74 ही ऐसे लोग हैं जो अपना नाम या फिर कुछ भी लिख सकते हैं या फिर उसको पढ़ सकते हैं, जो कि 7 साल से ऊपर की एज के काउंट किया जाता है. ठीक है. द लिटरेसी रेट इज़ 16.6% हायर इन मेल दैन फीमेल. ऑब्वियसली मेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, क्योंकि मेल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आज भी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. अब थोड़ा जो जनरेशन है वो चेंज हो रही है, इस वजह से इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है. सबसे ज़्यादा हमारी जो लिटरेसी रेट है वो आती है केरला की 94% के आसपास. ठीक है. जो कि कौन से टाइम में कैलकुलेट की गई है, 2000
11 में की गई है। एक गवर्नमेंट की स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, ये आपने सुना भी होगा। ये प्रोवाइड करती है फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको ये फ्री गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इट इज़ रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्कीम है किसकी? केंद्र सरकार की है, जिसमें पार्टनरशिप है किसकी? स्टेट की। जो कि गोल क्या है हमारा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो हमने अभी देखा, जो ये फर्स्ट लेवल एजुकेशन था वो, इसका यूनिवर्सलाइजेशन करना है, मतलब सभी के लिए ये एजुकेशन अवेलेबल हो, ताकि इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी फिर? 100%। ठीक है, ये भी आप डेटा देख सकते हो। 1951 के अराउंड हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, और इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने थे, साथ ही साथ उन पे टीचर्स कितने अवेलेबल थे। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में आज भी देख सकते हो कितना इम्प्रूवमेंट है और कितना होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ पैरामीटर की। हमने ये दोनों पैरामीटर पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन ब्रॉडर वे में आज इनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन की हमने बात करी, अब आता है हेल्थ। जितनी ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव होगी किसी कंट्री के लोगों की, उतनी ही ज़्यादा उसकी नेशनल इनकम इम्प्रूव होगी, और तभी हम लोगों को एज ए रिसोर्सेज यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, हमें इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, जिसका इम्प्रूवमेंट क्या है? एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, जिसका मतलब होता है लोगों के पास हेल्थ केयर अवेलेबल हो। न्यूट्रिशनल केयर का मतलब जो भी हमारे खान पान की चीज़ें हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। फैमिली वेलफेयर सर्विस, ये तीनों चीज़ें हमारी डेली रूटीन में अवेलेबल होनी चाहिए। ये किसका एम है? आपकी नेशनल पॉलिसी का। मेनली हमें इसके अंदर ध्यान रखना है कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेड लाइफ रेट है वो कितना है? 68.3 ईयर इन 1914। मतलब हम अनुमान लगाते हैं कि एक व्यक्ति लगभग कितने साल तक जिएगा? 70 साल तक जिएगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 147 in 1915 to 31 in 2016। आपने देखा होगा जो नवजात बच्चे होते हैं जिनकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है शुरुआती दिनों में ही, तो उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी, जो कि 1951 में कितनी थी? 147। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका बेस हम क्या लेते हैं? 1000। मतलब अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें 147 बच्चों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती थी 1951 में। लेकिन आज ये रेट कितना है? 34। मतलब अगर आज की रेट में 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनमें से 34 के अभी भी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। हमारा अचीवमेंट क्या है? इसको कितना किया जाए? 0 किया जाए। ठीक है, देखते हैं कब तक पॉसिबल होता है। आज भी ये बात तो आपको पता ही होगी वैसे कि आज भी बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जिनमें ये सारी जो बेसिक फैसिलिटी हैं इंडिया में वो नहीं पहुंचती है। रिमोट एरिया वो कहा जाता है, दूर दराज के गांव के जो एरिया होते हैं जहाँ पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पैरामीटर होते हैं फिनिश। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।